हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आप लोगों को किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके हम लोग कुछ एमसीक्यूज को करने वाले हैं सॉल्व। एज वी नो स्टूडेंट्स कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसका जो पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों के पास में एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आंसर्स आएंगे एंड लॉन्ग आंसर आएंगे। तो अब जो है हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के यही सीक्वेंस में जो है वीडियोस देख रहे हैं, लाइक एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अपना जो चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके जो एमसीक्यूज है उस पर। इससे ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है या ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज है, ये सॉल्व करके आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। आप लोगों को समझ में आ सकता है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो वो एक काइंड ऑफ जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, प्लस आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करते भी आ जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी जो तैयारी है वो अभी तक कैसी हुई है। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको मैं आंसर बताऊं उसके पहले खुद अपने एंड से जो है उसका आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, उसका आंसर देख लीजिए ABCD में से क्या है, देन उसके बाद में मेरे आंसर के साथ में चेक कर लो। इफ सही है तो बहुत अच्छी बात है, इफ गलत है तो वहीं पर जो है आपको समझना है कि आपने गलती कहाँ पर की है, मिस्टेक कहाँ पर की है। नाउ एट दी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक एक एमसीक्यू का जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम इसमें भी अगर डिटेल में चले गए तो ये जो वीडियो है बहुत ही बड़ा बन जाएगा, बहुत ही लेंदी बन जाएगा। एंड ऑल्सो आई नो कि आप लोग प्रिपेयर कर चुके हो तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सो दैट क्लियरली मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर इफ इन केस अगर आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, या जब आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं यार इसमें हमें थोड़े डाउट्स हैं, इससे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो देखो एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि मैंने जो सारे टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो बस उन वीडियोज़ पे चले जाना, वो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसे समझ लेना। ठीक है, वहाँ पर जो हमारे डिटेल्ड टॉपिक वाइज वीडियोज़ है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें मैंने एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बताई है, तो वहां से जो है आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में, और जो वेरियस क्वेश्चंस है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग सारे पैटर्न देखोगे, आपके असर्शन रीजन देखोगे, जो मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ जाएगा, जो हमारे नॉर्मल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ जाएंगे, प्लस जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस, वो सारे पैटर्न जो है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलेंगे। मतलब कि हर एक चैप्टर में जो है हम सारे पैटर्न वाइज एक एक चीज को अच्छे से कवर अप कर लेंगे, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। Which one of the following is not a part of macroeconomics? ठीक है, ऑप्शंस देख लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनमें से क्या पार्ट नहीं है। ऑप्शंस है आप लोगों के पास में डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एग्रीगेट्स की। ठीक है, और जो चीज एग्रीगेट की बात नहीं करेगा वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। क्या डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? नहीं, डिमांड किसका पार्ट होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये चीज मैंने आप लोगों को हमेशा बोली है कि कभी भी अगर आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो तो क्या करना, चैप्टर्स को ध्यान में ले आना कि अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या पर्टिकुलर कंसेप्ट, क्या क्या पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़े हैं, वो सारे आपके माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में आ जाएंगे, और वो सारी चीजें जो कि आपने आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज डिमांड एनालिसिस। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, इनमें से भी हमें यही बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन सा इनमें से नहीं है। ऑप्शंस आर प्राइसिंग डिसीजन बाय मारुति सुजुकी, fall in price of oil,
मेजरमेंट ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। फिर से आपको यही देखना है कि इंडिविजुअली कहाँ पे बात की जा रही है। जहां इन चारों ऑप्शंस में से जहां पर भी इंडिविजुअली बात की जा रही है ना, इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात की जा रही है, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का पार्ट नहीं होंगे। तो प्राइसिंग डिसीजन बाय मारुति सुजुकी, ये मारुति सुजुकी का जो प्राइसिंग डिसीजन है वो उसी का है, वो पूरी जो उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनका तो नहीं है, पूरे मार्केट का तो प्राइसिंग डिसीजन नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज एन इंडिविजुअल यूनिट, इसीलिए ये जो है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का पार्ट नहीं है। फॉल इन प्राइस ऑफ ऑयल, तो ओवरऑल पूरी जो है पूरा जो सारी इंडस्ट्रीज या जो पूरा ऑयल प्रोडक्शन है उसके प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं। जनरल प्राइस लेवल का मेजरमेंट, ठीक है, तो वो भी एग्रीगेट लेवल पर बात हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, तो ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पर कितने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है वो चीज, तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन को छोड़कर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डेटा and preparing estimates relating to India's national income has been entrusted to, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा कलेक्शन की और जो प्रॉपर एस्टिमेट्स लेने की रिलेटेड टू इंडियाज नेशनल इनकम, ये किस पर इंटरेस्टेड है, या दैट मीन्स कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इनकम को मेजर करने का बर्डन जो है उसके पास में होता है, ठीक है। सो नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, फर्म बिहेवियर, इंडिविजुअल्स एंड आईटी इंडस्ट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, योर ऑप्शन ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इशू विथ इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक है, जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, उसमें मेन इशू क्या है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, स्केर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल आंसर है, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, राइट। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्केयर है। अगर रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली क्या बताता है कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे और इससे आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो क्या कौन सी पर्टिकुलर जो है इनमें से मेन इशू है, दैट इज स्केर्सिटी। अगर स्केर्सिटी है इसीलिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जो और भी इश्यूज है वो अराइज होता है। अगर स्केर्सिटी नहीं होता तो बाकी के जो इश्यूज है वो भी अराइज नहीं होते, ठीक है। सो आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following assist in measuring economic activity of a country? Income, expenditure, product approach, income, expenditure and cost approach, business, government and product approach, public, private and consumer approach. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इनमें से क्या चीज़ आपको हेल्प करती है, कौन सी इकोनॉमिक जो वेरियस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे मेजर करने में आपको क्या असिस्ट करता है। तो नेशनल इनकम या फिर जो हमारी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्हें मेजर करने में हमारे पास में 3 मेथड होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड योर प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो या फिर उसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आते हैं, हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनविजिबल हैंड का जो क्रेडिट है कि हम जानते हैं इनविजिबल हैंड्स कुछ होते हैं, व्हाट आर द इनविजिबल हैंड्स, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो इनविजिबल हैंड्स वाला जो क्रेडिट है वो हम किसे देते हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट ने जो है ये चीज हमें दी है, बेसिकली वही हमें बताना है। एडम स्मिथ, सैमुअलसन, अमृता सेन एंड एफ हयाक। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी एडम स्मिथ, ठीक है। तो करेक्ट जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिस्ट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन से इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शंस आर जे.एम. कीन्स, एडम स्मिथ, एफ.एम. हयाक एंड सैमुअलसन। बहुत ही जो है सिंपल आंसर है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, जे.एम. कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है वो हमें बताना है। लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, टीचिंग वंस ओन सन एट होम, मेडिकल फैसिलिटीज रेंडर्ड बाय अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी एंड अ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटीज। आपको बताना है कि इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी।
लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन अ रेडियो, आप म्यूजिक सुन रहे हो रेडियो पर, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो। टीचिंग वंस ओन सन एट होम, खुद ही के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। एक हाउसवाइफ जो है वो हाउस होल्ड वर्क करे, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब यहाँ पर भी आपको डाउट हो सकता है कि मैडम ये जो है ये दीज आर रेंडर्ड बाय अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, राइट? तो ये तो एक काइंड ऑफ क्या है, एक काइंड ऑफ जो है सोशल वर्क है, यहाँ पर मनी का कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? तो देखो इसे हम इस वे से बोलेंगे कि इन्होंने जो ये मेडिकल फैसिलिटीज रेंडर कर रहे हैं बाय चैरिटेबल डिस्पेंसरी, राइट? तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज रेंडर कर रहे हैं उसके लिए वो कहीं ना कहीं से उनका जो भी पर्टिकुलर एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ में जो लोग काम करते हैं उनकी भी तो अर्निंग होती है ना, सो दैट इज देयर ओन वर्क, ठीक है, वो उनका काम है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये हम क्या बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेज इन household sector only, government sector only, both household and government sector, neither in household nor in government sector। जो फाइनल कंजम्पशन की डिमांड है वो कौन से सेक्टर से हमें मिलती है? दोनों ही सेक्टर से मिलेगी, दैट इज बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन करती है, फर्म्स कंजम्पशन नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। इनमें से हमें ऐसा जो है आइटम आइडेंटिफाई करना है जो कि फैक्टर पेमेंट नहीं है। Options are free uniform to defense personnel, salaries to the member of parliament, imputed rent of an owner occupied building and scholarships given to the students of scheduled caste, ठीक है। Not a factor income, मतलब कि ट्रांसफर पेमेंट कौन सा होगा? बहुत ही क्लियर जो है इसका आंसर है स्टूडेंट्स, दैट वुड बी और ऑप्शन डी। जो स्कॉलरशिप्स गिवन, जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही है टू दी स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। आप लोग बोल सकते हो कि मैडम ये ए भी तो आपका जो है ट्रांसफर पेमेंट होगा, तो दैट इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट। डिफेंस पर्सनल्स वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जो यूनिफॉर्म है वो फ्री में दी जाती है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, कि उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके लिए उन्हें पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए उन्हें यूनिफॉर्म दी। हम तो नहीं कर रहे ना, हम जाकर आर्मी में नहीं बैठे हैं, हम डिफेंस पर्सनल नहीं है, तो क्या हमारे पास वो यूनिफॉर्म है या क्या वो हमें फ्री में नहीं, वो सिर्फ उन्हें ही मिल रही है जो कि वहां पर वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए ये जो है ये आपका फैक्टर पेमेंट के पार्ट में ही आएगा, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम क्या चीज इंक्लूड करता है इनमें से? ओल्ड एज पेंशन, मनी सेंड बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नन ऑफ द अबव। नेशनल इनकम में आपके फैक्टर इनकम्स आएंगी या फिर फैक्टर पेमेंट्स आएंगे, ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट नहीं आते, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव। ये सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं, वन साइडेड ट्रांसफर्स हैं, तो ये आपके फैक्टर पेमेंट नहीं होते, फैक्टर इनकम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट, इनमें से क्या है जो कि ट्रांसफर पेमेंट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन एंड डोनेशंस। ट्रांसफर पेमेंट क्या नहीं है? सो दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ, ठीक है। बाकी के जो सारे हैं वो आपके ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट नेशनल इनकम में किसे इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में किसे इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में किसे इंक्लूड करते हैं, ये सारे पर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत रहता है। और इफ इन केस अगर अभी भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, तो जाकर वीडियोस देख लो, बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, उसमें किसका इंक्लूजन है, किसका एक्सक्लूजन है, नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीजें जाकर देख लो एक बार, अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। सो अब आपको बताना है इनमें से कि नॉर्मल रेसिडेंट में क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ए इज यूएस नेशनल वर्किंग इन WHO ऑफिस इन न्यू दिल्ली, देन एन इटालियन नेशनल वर्किंग इन IMF ऑफिस इन मुंबई। आपको नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड क्या करोगे, ठीक है, सॉरी मैंने जो है क्वेश्चन को गलत बोला कि क्या इंक्लूड नहीं करोगे। वी नीड टू टेल कि नॉर्मल रेसिडेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट का इनमें से एग्जाम्पल क्या होगा? एम्बेसडर ऑफ ज़ायरे टू इंडिया एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू UN। इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट इनमें से क्या होने वाला है?
दैट वुड बी और ऑप्शन डी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और टू यूएन। ठीक है, यूएन में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गया वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, बाकी ये तीनों ही जो है वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, WHO में यूएस का पर्सन वर्क कर रहा है, न्यू दिल्ली में है, लेकिन वो रेसिडेंट यूएस का कहलाएगा, बिकॉज WHO इज व्हाट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेम गोज टू IMF, ऑलराइट। और एम्बेसडर, तो एम्बेसडर तो आप जो भी पर्टिकुलर एम्बेसी है, जिस भी पर्टिकुलर जगह की एम्बेसी है वहीं के आप नॉर्मल रेसिडेंट होते हो, चाहे वो कहीं पर भी सिचुएटेड हो। ठीक है, Then which of the following is included in the national income of a country? इनमें से national income में क्या include होगा? Sales tax, road construction, financial help to earthquake victims and सर्विसेज ऑफ द हाउसवाइफ। ये दोनों तो क्या हो गई, ये दोनों तो आपके ट्रांसफर पेमेंट्स या सॉरी वी कैन से कि ये हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, नॉट ट्रांसफर पेमेंट बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई है। बचा सेल्स टैक्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन। तो इनमें से आपकी नेशनल इनकम में आप किसे इंक्लूड करोगे? विल बी इंक्लूडिंग रोड कंस्ट्रक्शन। सेल्स टैक्स क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट्स वी नो कि जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर कॉस्ट में होती है, और फैक्टर कॉस्ट में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करते हैं, राइट। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। दैट मीन्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडीज। अगर मैं उसे ब्रैकेट ओपन करके लिखूं तो कुछ इस वे से लिखेंगे, तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए जाते हैं। सो जो सेल्स टैक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए रोड कंस्ट्रक्शन विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो है उनमें से उन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? ऑप्शंस आर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही सिंपल आंसर रहेगा, दैट वुड बी व्हाट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते हैं, रीजन बीइंग कि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी उनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी होती है। तो अगर हमने फिर से इंक्लूड किया तो वो हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, कॉलम 1 एंड 2 में से हमें बताना है कि करेक्ट मैच्ड पेयर कौन सा है। इकोनॉमिक टेरिटरी, प्राइमरी सेक्टर, प्राइवेट इनकम, इनकम अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, पर्सनल इनकम, ओन इनकम एंड रियल नेशनल इनकम पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। रियल नेशनल इनकम पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्सनल इनकम को हम बोल देंगे कि हाँ वो रियल इनकम का क्या है, पार्ट है, तो ये चीज गलत। पर्सनल इनकम, ओन इनकम, नो। क्या प्राइवेट इनकम को हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट इनकम वो इनकम है जो कि अक्रू कर रही है टू दी प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। ठीक है, सारे सोर्सेज से जितनी भी इनकम आई है प्राइवेट सेक्टर के पास में, क्या वो प्राइवेट इनकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इकोनॉमिक टेरिटरी, प्राइमरी सेक्टर, क्या ये चीज सही है या अधूरी चीज है? इकोनॉमिक टेरिटरी सिर्फ प्राइमरी सेक्टर थोड़ी ना होगा। तो आपका यहाँ पर करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? 2B वाला। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? और ऑप्शन बी, दैट इज 2B। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स हमें बेसिकली बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 है, द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन बाय अ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सनल इनकम जो कि स्पेंड की जाती है कंजम्पशन पे, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या ये बात सही है? जो इनकम कंजम्पशन पे स्पेंड की जा रही है बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, उसे आप डिस्पोजेबल इनकम कहोगे। प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर आ गया है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज अगर प्रोड्यूसर कंजम्पशन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहा है, और वो चीज़ उसके डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट नहीं है। उसकी डिस्पोजेबल इनकम के पार्ट में क्या आएगा? जो उसके फाइनल वाले हमारे रहेंगे, मतलब कि जब वो कंज्यूमर बन जाएगा। अगर वो प्रोड्यूसर बन के खरीद रहा है दैट मीन्स वो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहा है। ठीक है, और वो अगर रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहा है तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट जो, या हम ये बोले कि उसकी डिस्पोजेबल इनकम से नहीं खरीदेगा। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें अलग रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी? फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 पर आओ, द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड और सेव्ड इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। वो पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम जो या तो कंजम्पशन पर स्पेंड किया जाता है या फिर सेव किया जाता है बाय
हाउस होल्ड्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाउस होल्ड्स लिखा गया है, ऊपर प्रोड्यूसर था इसीलिए वो गलत हो रहा था। या जो है हाउस होल्ड्स जो है उसे या तो सेव करेगी या कंज्यूम करेगी, तो इसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। स्टेटमेंट 1 है आपकी, स्टॉक वेरिएबल्स आर दी वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, क्या ये सही है? यस, दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू पर आते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर दी वाइटल दैट इज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये हम लोग पढ़ते हैं अपने इनकम मेथड के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस यू हैव ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर्स, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज, combined factor payments which are not distinguishable, and D is wages due to family workers। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम हम किसे बोलते हैं कि एक पर्सन की जो कंबाइंड क्या है, जो कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स है जो कि उसे मिल रहा है और जैसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। जैसे कि जैसे कि मान लो कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडियो है, ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स जो उसकी ओनर मैं ही हूँ, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं वो मैंने ही ओन किए हैं, तो उनका जो है उनकी जो फैक्टर पेमेंट उससे मिलेगी वो क्या हो रहा है, मुझे ही मिल रही है। ठीक है, मुझे कहीं पर भी जाकर क्या नहीं करना पड़ रहा है, रेंट वगैरह नहीं देना पड़ रहा है। वहीं अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर जो हमारा लाइक द स्टूडियो ही हम लोग मान ले, तो अगर मान लो कि ये जो चीज़ है ये अगर मेरी खुद की नहीं होगी, मैं किसी से रेंट पर लेकर अगर इस पर काम करूंगी तो मुझे वो पेमेंट और किसी को करना पड़ेगा। अभी ये मेरी खुद की सेल्फ ओन्ड है, तो वो जो फैक्टर पेमेंट है वो मेरे पास ही आ गई, दैट मीन्स वो रेंट मेरे पास ही रह गया, एंड दैट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, उसे हम ऐसे अलग अलग फिर देखते नहीं है। सो जो आपकी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है वो क्या है, वो रहेगी आपकी कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इनमें से क्या है जो कि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट या कंपोनेंट नहीं है? ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम। बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट वुड बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम लोग हमेशा जो है डोमेस्टिक इनकम में इसे माइनस ही करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करते हैं इन डोमेस्टिक इनकम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। इनमें से क्या है जो कि फाइनल गुड्स हम लोग ट्रीट करेंगे? ऑप्शन आर, सीड्स यूज्ड बाय फार्मर इन हिज फील्ड, टायर्स परचेज्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, डी है आपका अनसोल्ड स्टॉक ऑफ अ गुड लाइंग विद द सेलर, एंड डी इज कंप्यूटर्स परचेज्ड बाय अ डीलर। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से क्या है जिसे आप ट्रीट करोगे इन दी फॉर्म ऑफ फाइनल गुड्स। कोई भी गुड फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, वो उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। तो अब आपको इनमें से बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज फाइनल गुड क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास में हमें पता है कि अगर अनसोल्ड स्टॉक जो है वो अगर रखा रहे किसी के पास भी फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसे हम ट्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनल गुड। यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है या 1 साल से कम का टाइम है, लेकिन वी नो कि अगर ऐसी वाली कंडीशन होती है तो हम उसे फाइनल गुड मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव दीज 3 ऑप्शंस। अगर मैं बात करूं सीड्स यूज्ड बाय फार्मर इन हिज फील्ड, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड है, वो उससे जो है उन सीड से क्या कर रहा है, उन सीड से जो है प्रॉपर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, एंड देन वो जो अल्टीमेट जो एट द एंड फूड उसे मिलेगा या ग्रेन जो है फार्मर को मिलेंगे, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम जो है वो टायर्स को खरीदना बेचना या टायर्स का जो है अल्टीमेट यूज नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है कि एक जो भी पर्टिकुलर चीज़ उनके पास आ रही है उन्हें ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो टायर जो है वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सेम गोज टू कंप्यूटर परचेज बाय अ डीलर। कोई डीलर है जो कि कंप्यूटर को परचेज कर रहा है, फॉर व्हाट रीजन, फॉर रीसेलिंग इट, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पर डीलर लिखा है तो वो रीसेल करेगा उसे, तो ये भी आपके जो है फाइनल गुड में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक सेलर के पास में अनसोल्ड स्टॉक रखा है, ठीक है,
क्या लिखा है हमने, सेलर लिखा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ है ये नहीं लिखी हमने, ठीक है। वी नो कि सेलर ने क्या किया है कि उसे खरीदा है रीपरचेजिंग के रीसेलिंग के पर्पज से, लेकिन अगर वो रीसेल भी कर रहा है तो अगर वो 1 साल से ज़्यादा उसके पास में रखा रहेगा तो वो हमारे फाइनल गुड में आ सकता है, लेकिन बाकी की चीज़ें नहीं आ सकती, इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट वुड बी और ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज, जो हम लोगों ने देखा है कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज या सेल है तो उसकी वैल्यू हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, लेकिन अगर उस पर कोई भी ब्रोकर का कमीशन वगैरह है तो वो चीज़ जो ब्रोकर का कमीशन है उसे हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल इनकम में। क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, बी इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन सी क्या है आपके पास में, इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करेंट ईयर, एंड डी नन ऑफ दीज। तो क्या ये प्रोडक्टिव सर्विस है स्टूडेंट्स, जो ब्रोकर काम कर रहा है वो प्रोडक्टिव सर्विस है, यस बिल्कुल, और वो जो है इनकम अर्न कर रहा है बाय रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, इसीलिए जो आपका ऑप्शन सी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन दी करेंट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनमें से हमें बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज क्या हो सकता है, सेविंग्स बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट पेमेंट्स, ठीक है। लीकेज हमें बताना है, दैट मीन्स मनी बाहर जा रहा है आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो दैट वुड बी सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। एक्सपोर्ट का पेमेंट भी आ सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट का पेमेंट उस केस में आएगा जब आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी है, अगर हम 2-3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो, और अगर एक छोटी सबसे स्टार्टिंग वाले फेज की बात करें तो सेविंग्स जो है वो तो आपका लीकेज होगा ही होगा। एक्सपोर्ट चलो आपने एक्सपोर्ट किया, बाद में जो है आपके पास में जो भी आपके क्या हुआ है, अच्छा एक्सपोर्ट पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पेमेंट्स तो आने वाले हैं, आई एम सो सॉरी, एक्सपोर्ट पेमेंट्स आप नहीं करोगे, आपके पास में आएंगे, आपने एक्सपोर्ट किया तो आपके पास में मनी आएगा, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी अ लीकेज, दैट विल बी एन इंजेक्शन। इम्पोर्ट पेमेंट दैट मीन्स आप जो हो मनी क्या कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, आपने जो भी गुड्स इम्पोर्ट किए उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपका लीकेज हो सकता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल असेट रेफर्स टू, जो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड कैपिटल असेट का, उसका मतलब क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, फोरसीन ऑब्सोलेंसेस, normal wear and tear, unforeseen obsolescences, and D option is unforeseen obsolescences. Depreciation of fixed assets, ठीक है, तो depreciation of fixed assets will be normal wear and tear and unforeseen obsolescences, ठीक है। unforeseen obsolescences हो गया, foreseen obsolescences हो गया। यहाँ पर जो मैंने अन लगाया है, आई गेस कि आप लोग इससे कंफ्यूज तो हो गए होंगे, तो ये अनफोर्सीन होगा या फोरसीन होगा, दैट वुड बी फोरसीन, अनफोर्सीन नहीं होगा। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस जब होते हैं तो उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, दैट मीन्स हमें तो पता ही नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें नहीं पता था हमारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी और उसकी वजह से हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो था आपका अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस की वजह से जो है आपकी जो पर्टिकुलर एसेट है उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। और जब हम फोरसीन ऑब्सोलेंसेस की बात करते हैं कि हाँ वी नो कि ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर के साथ में विथ पैसेज ऑफ टाइम, ये जब नॉर्मल ये मशीनरी हमारी फंक्शन करेगी या कोई भी जो फिक्स्ड एसेट है वो अगर डेली डेली फंक्शन करते रहेंगे उसका हम, तो उसकी वैल्यू कम होनी ही है, दैट इज फोरसीन, वो हमें पता है। तो आपका डेप्रिसिएशन जो है वो फोरसीन ऑब्सोलेंसेस और नॉर्मल वेयर एंड टेयर दोनों चीज, ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, कंटिन्यूअस सेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज, जो कंटिन्यूअस सेक्टोरल फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, हाउस होल्ड से फर्म्स तक गए गुड्स एंड सर्विसेज और यहाँ से क्या जाएगा, सॉरी फर्म्स से हाउस होल्ड तक गए गुड्स और हाउस होल्ड से फर्म्स तक क्या गए, सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दिस साइड एंड यहाँ से जो है सारे गुड्स इस साइड गए, यहाँ पर मनी नहीं फ्लो हो रहा है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मनी के बारे में बात नहीं कही गई है। तो जो कंटिन्यूअस फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में उसे हम क्या कहेंगे,
दैट विल बी नोन एज रियल फ्लो। ठीक है, अगर यहाँ पर मनी की बात की जाती तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो एक बहुत ही ब्रॉड मैनर में आप बोल सकते हो, लेकिन जब आपके पास में स्पेसिफिकली रियल फ्लो का ऑप्शन है तो आप रियल फ्लो को चूज करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम, इनमें से क्या है जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज एंड नन ऑफ द अबव। देखो, नेशनल इनकम में हम कौन से पर्टिकुलर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, अगर मान लो हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम कैसे आएंगे? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे। अगर मैं इसे जो है एक्सपैंड करके लिख दूं तो दैट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ब्रैकेट ओपन करें इसका तो ये होगा आपका मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, तो प्लस सब्सिडीज। सो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम में ये जो सब्सिडीज है ये इंक्लूड होती है, तो जो नेशनल इनकम है उसको सब्सिडीज अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो इंक्लूड ही नहीं हो रहा उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये चीज इंक्लूड होती है आपकी। ठीक है, ये जो हमारी सब्सिडीज है ये इंक्लूड होती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि क्या अफेक्ट करता है नेशनल इनकम को? दैट वुड बी सब्सिडीज। इसकी जगह पर ये भी क्वेश्चन हो सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्सिडीज ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पर आ जाओ, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 और 2 में से जो भी करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट है वो हम लोग देखें। कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कंजम्पशन गुड्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? बहुत ही क्लियरली आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आपका कौन सा जो है पेयर बिल्कुल ही करेक्टली मैच्ड है। दैट इज व्हाट योर 1A, दैट इज कैपिटल गुड्स जो है वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बाकी की सारी चीजें जो है वो उल्टी पुल्टी ऊपर नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज 1A। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। फिर से जो है आपको वही जो करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट है वो चूज करना है। नॉर्मल रेसिडेंट, जोग्राफिकल एरिया, कंजम्पशन गुड्स एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री, नेट फैक्टर इनकम, इनकम पेड टू अ रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है। नेट फैक्टर इनकम, इनकम पेड टू अ रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट है पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री, कंजम्पशन गुड्स एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड नॉर्मल रेसिडेंट, जोग्राफिकल एरिया। करेक्ट क्या आएगा? दैट वुड बी और 3C। नॉर्मल रेसिडेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी कंट्री में रहना चाहिए, राइट? वो हमारी जो है हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसका पार्ट होना चाहिए, तो अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री। जोग्राफिकल एरिया नहीं बोलते हैं हम, इकोनॉमिकल जो है टेरिटरी की बात करते हैं, जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं करते हैं जब हम नॉर्मल रेसिडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, then transfer payments are dash which are received without rendering any productive services, unilateral payments, bilateral, trilateral and none of the above। transfer payments क्या होते हैं? uni, bi और tri, so that would be unilateral payments। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप सो कि आप लोग जो हो अच्छे से सीख चुके हो अभी तक कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस किए, हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स वगैरह भी सॉल्व किए हैं, तो आई होप सो कि आपको पता है असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली आपको सबसे पहले जो है इंडिविजुअली देखना है कि क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ फॉल्स है। अगर मान लो रीजन असर्शन दोनों ट्रू निकल जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये जो रीजन है इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या। ठीक है, इफ यस तो अकॉर्डिंगली वैसे ही ऑप्शन, अगर नो तो अकॉर्डिंगली वैसा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं क्या है असर्शन गिवन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिना शक के हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज ट्रू। रीजन में लिखा है, इट एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी अज्यूमिंग दैट द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स द सेम। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्जामिन करता है जो फंक्शनिंग है एक पर्टिकुलर सेक्टर की ऑफ द इकोनॉमी, और ये अज्यूम करते हुए कि बाकी की जो इकोनॉमी वो सेम है। तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर सेक्टर की स्टडी करता है? नहीं, वो तो ऑन एंड होल स्टडी करता है। तो ये आपका क्या है? ये फॉल्स है। तो योर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ।
The goods which are used either for resale or further production in the same year are intermediate goods. वो goods जो कि या तो रीसेल के पर्पज से जो है यूज किए जा रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं इन द सेम ईयर, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। योर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। असर्शन है एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है, वो गुड्स जो कि फाइनल यूज के लिए जो है हम लोग उन्हें जो है फाइनल यूज के लिए कर रहे हैं यूज, और ऐसे गुड्स जो कि और जो है फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास नहीं होते हैं उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। रीजन में देखो, इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर बट मेनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन। ठीक है, तो जो है ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन के टाइम पर तो जो है कोई भी प्रोड्यूसर इसे नहीं कर रहा है, लेकिन हम कंजम्पशन के टाइम पर जो है इन्हें चेंज कर देते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। अभी अगर हम कंजम्पशन के टाइम पर भी उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इन दैट केस वी विल से दैट इट इज नॉट अ फाइनल गुड। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म अब होना ही नहीं है किसी भी वे में, तब हम उसे फाइनल कहते हैं। यहाँ पर आप कंजम्पशन के पहले भी अगर उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो दैट मीन्स कि उस टाइम पर आप ही कोई प्रोड्यूसर बन गए, आप और कुछ बना रहे हो इसलिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आपका रीजन फॉल्स है और आपका असर्शन क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं। असर्शन है आपका कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फ्लड विक्टिम्स को कोई भी कंपनसेशन अगर प्रोवाइड किया है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा बिकॉज दैट इज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर। रीजन है ट्रांसफर इनकम डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये सही है? यस, ये भी बिल्कुल सही है कि हम ये ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये वही चीज है ना जो फ्लड विक्टिम्स को कंपनसेशन दे रहे हो, वो वही तो है, तो हम इसे क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? बिकॉज वो आपके करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। असर्शन है आपके पास में नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। क्या नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर होगी? नॉट नेसेसरी। अगर मान लो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव में है तो आपकी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है नेशनल इनकम से। ठीक है, तो इसलिए आपका असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं, नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये जो चीज है नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर रहेगी, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो। तो आपका असर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है। तो आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। असर्शन गिवन है ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो किचन गार्डन है वहां पर वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्या ये बात सही है? नहीं है। क्यों? बिकॉज वो आपकी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, वो जो वेजिटेबल्स है वो आप सेल करने नहीं जा रहे हो। It isn't easy to estimate the value of production as it is non-market transaction। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर चीज है इसकी जो वैल्यू है उसे एस्टिमेट करना जो है वो ईजी नहीं है, और इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम उसे इंक्लूड भी नहीं करते हैं, या फिर इस चीज को हटा दो कि इसीलिए इंक्लूड करते हैं नहीं करते। लेकिन क्या ये बात सही लिखी है कि वो एक नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है इसलिए उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना मुश्किल है या ईजी नहीं है। क्या ये सही बात है? ये से बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। ऑल्सो जो सारे क्वेश्चन थे, जो सारे एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू आर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, और इसे खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से। बहुत बार यूट्यूब में जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप वेबसाइट या फिर ऐप एक्सेस कर सकते
सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड मिलेगी, जिससे कि आपको किसी भी काइंड की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी कि ये वीडियो नहीं मिल रहा, वो वीडियो नहीं मिल रहा, क्योंकि वेबसाइट पर जो है हर एक चीज़ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है, स्ट्रीम वाइज जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।